गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। अब हमें सबसे पहले मैटर के बारे में समझना है। मैटर क्या है, तो मैटर के बारे में जानना है। मैटर किसको कहते हैं? तो यूनिवर्स में कोई भी थिंग्स जिसके पास मास है और उस मास का कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई है, तो ऐसी थिंग्स को कहा जाता है मैटर। यानी मैटर होने के लिए दो बातें होना आवश्यक है, मास और मास के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। जैसे हमने आपसे कहा कि ये मार्कर है, अब इस मार्कर का मास है और इसके द्वारा ऑक्यूपाइड कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज मैटर। तो मैटर होने के लिए मास होना आवश्यक है और उस मास के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। मास और मास के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, यानी मास और वॉल्यूम जिस थिंग्स के पास होगा उसी को कहा जाता है मैटर। अब मैटर की 6 स्टेट होती है, यानी मैटर 6 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, फर्मियोनिक कंडेंसेट एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन इस 6 स्टेट में आपको 3 स्टेट के बारे में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आज हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। अब कोई भी मैटर होगा वो मैटर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। कोई भी मैटर होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब एटम हो सकता है, वो आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी मैटर होगा वो कंपोनेंट पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। अगर मैटर के कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैटर के कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैक्सिमम होगा, ये कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स अगर मैक्सिमम होगा तो मैटर जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसी को कहा जाता है सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स अगर मॉडरेट है तो मैटर जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है उस स्टेट को कहा जाता है लिक्विड स्टेट। लेकिन कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मिनिमम है तो मैटर जिस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा उसको कहा जाता है गैसियस स्टेट। मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? मैटर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, इट विल बी डिपेंड ऑन इंटर कंपोनेंटल इंटरेक्शन, कि जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं इन कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना है। अगर कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा तो मैटर जिस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा उसी को कहा जाता है सॉलिड स्टेट। अब आप देखिए, इनके बीच में जो ये स्पेस है इसको कहा जाता है इंटर कंपोनेंटल स्पेस। इनके बीच के जो स्पेस है इसको कहा जाता है इंटर कंपोनेंटल स्पेस। तो अगर मैटर के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा तो कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच का स्पेस यानी इंटर कंपोनेंटल स्पेस
मिनिमम होगा, और अगर इंटर कंपोनेंटल स्पेस मिनिमम होगा तो मैटर जिस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा उसी को कहा जाता है सॉलिड स्टेट। अगर कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा, अट्रैक्शन मिनिमम है, तो जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं उनकी कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं होगी, वो रैंडम मोशन करते रहेंगे। इसलिए गैस का ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है, ना कोई डेफिनेट साइज होती है, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इस गैस को जिस कंटेनर में हम फिल करेंगे वो उसी कंटेनर के शेप और उसी कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। अगर कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स मॉडरेट है, मैक्सिमम मिनिमम के बीच का है, तो मैटर जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसको कहा जाता है लिक्विड स्टेट। लेकिन लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होती है। तो लिक्विड को हम जिस वेसल में या जिस कंटेनर में भरेंगे वो उसी कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इंटर कंपोनेंटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अगर कंपोनेंट पार्टिकल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, इनके बीच में इंटर कंपोनेंटल स्पेस मिनिमम होगा, तो ये जो सॉलिड होगा वो रिजिड होगा, इसका डेफिनेट साइज होगा, डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, और मैटर की इस स्टेट को कहा जाता है सॉलिड स्टेट। तो मैटर की वो स्टेट जिसमें कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, इंटर कंपोनेंटल स्पेस मिनिमम हो, जिससे वो रिजिड हो, जिसका डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट साइज हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, मैटर की उस स्टेट को कहा जाता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैस का ना तो डेफिनेट शेप होता है, ना डेफिनेट साइज होती है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता। तो इसमें हमें पहला पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर in which state of matter in which particles are held by strong intermolecular force of attraction is called as solid state. क्लियर? अब सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है इसके बारे में समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो दे हैव डेफिनेट shape, size and volume.
डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सेकंड पॉइंट, मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में सबसे अधिक अगर डेंसिटी होती है तो सॉलिड की, उसके बाद सबसे कम डेंसिटी होती है तो गैस की होती है। तो दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है, हाई डेंसिटी। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी सबसे अधिक किसकी होगी, सॉलिड की, फिर डेंसिटी लिक्विड की, और फिर डेंसिटी सबसे कम किसकी होगी, गैस। क्लियर। थर्ड पॉइंट, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसके अलावा सॉलिड रिजिड होते हैं, क्योंकि कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होने की वजह से सॉलिड रिजिड होते हैं, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो दे पॉजिज rigidity, they possess rigidity। they are incompressible, they are incompressible। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज है। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, इंटर कंपोनेंटल स्पेस मिनिमम हो, जिसकी वजह से सॉलिड रिजिड होगा, उसका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट साइज होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, और मैटर की इस स्टेट को कहा जाता है सॉलिड स्टेट। अब 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर। सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में। उसी तरीके से गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में, तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर, प्रेशर को चेंज करके हम मैटर को की एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑल दी 3 स्टेट ऑफ मैटर, all the 3 state of matter, all the 3 state of matter are interconvertible to each other, are interconvertible to each other by changing temperature, and pressure, by changing temperature और प्रेशर और बोथ। तो टेम्परेचर को चेंज करके या प्रेशर को चेंज करके या दोनों को चेंज करके एक स्टेट को हम दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड। अब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड है, अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करें, इसको हीट करें,
सॉलिड को आप हीट कर दीजिए और प्रेशर डिक्रीज कर दीजिए, टेम्परेचर इंक्रीज करिए, प्रेशर डिक्रीज करिए, तो सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन या मेल्टिंग, फ्यूजन या मेल्टिंग। हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक। तो सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब हो रही, सो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर को और अधिक इंक्रीज करें, प्रेशर को और अधिक डिक्रीज करें, तो लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एवेपोरेशन। इसको कहा जाता है एवेपोरेशन। और इसमें भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर हीट एब्जॉर्ब होगी सो प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दीजिए, प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए, तो गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और गैस का लिक्विड में कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में कन्वर्जन कंडेंसेशन, और इसमें हीट रिलीज हो रही है, और अगर हीट रिलीज होगी तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें, प्रेशर को इंक्रीज करें, तो लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहेंगे, और इसमें हीट रिलीज होगी, और अगर हीट रिलीज होगी सो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अब आप फिर से समझिए, सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करिए, प्रेशर डिक्रीज करिए, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन फ्यूजन या मेल्टिंग। सो फ्यूजन या मेल्टिंग, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। टेम्परेचर और अधिक इंक्रीज करिए, प्रेशर और अधिक डिक्रीज करिए, तो लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। और लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड एज एवेपोरेशन। सो एवेपोरेशन इज आल्सो ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दीजिए, प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए, तो गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और गैस का लिक्विड में कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। और इसमें हीट रिलीज होगी, और अगर हीट रिलीज होगी तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करिए, प्रेशर इंक्रीज करिए, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अब आप समझ गए, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन एंडोथर्मिक, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन एंडोथर्मिक, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन एक्सोथर्मिक, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन एक्सोथर्मिक। और जब हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हीटिंग, कि हम उसको हीट कर रहे हैं। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कूलिंग, हम उसकी कूलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब हीटिंग से सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। और अगर हम कूलिंग करेंगे तो गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो ये सभी प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, लेकिन
अब आप देखिए, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सॉलिड का गैस में कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन, लेकिन कुछ गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, और गैस का सॉलिड में कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। इसको कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकती, तो गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। सॉलिड का गैस में कन्वर्जन सब्लिमेशन, और गैस का सॉलिड में कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। अब मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन वो टेम्परेचर, प्रेशर, जिस टेम्परेचर और प्रेशर पर मैटर की तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है, उस टेम्परेचर प्रेशर को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच, टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच, टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच all the three state are coexist is known as triple point, temperature and pressure, is known as triple point temperature and pressure, triple point temperature and pressure. For example, for water के लिए ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है 0.0098 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम केल्विन में चेंज करें तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 ऐड कर देते हैं, तो इसमें 273 आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.98 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर और ट्रिपल पॉइंट प्रेशर होता है 4.58 mmHg। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर इज 4.58 mmHg। तो आपको वाटर का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर भी याद रखना है और ट्रिपल पॉइंट प्रेशर भी याद रखना है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन सॉलिड दो तरह का होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड, और इसमें दो तरह के सॉलिड होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है
एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। अब हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में समझना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोनों में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, इसलिए एक टेबल बना लीजिए, एक साइड लिखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी साइड एमोर्फस सॉलिड। तो पहले हम लोग समझेंगे, जब आपको पूरी बात समझ में आ जाए इसके बाद आपको लिखना है।